गोपाल अपने घर पर सो रहा था। अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देता है। वह उठकर घर से बाहर आता है। अरे, यह आवाज कैसी है? यह तो बहुत ही अजीब आवाज है। तभी एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है और गोपाल परछाई को देखकर घबरा जाता है। वह कुछ समझ पाता तब तक सुबह जब गोपाल घर में दिखाई नहीं देता, सुमन को चिंता होने लगती है। सुमन गोपाल को ढूंढने के लिए गांव की तरफ निकलती है तो पूरे गांव में बस एक ही चर्चा रहती है। अरे भाई, सुना है कल रात को कोई राक्षस आया था। नहीं नहीं, राक्षस नहीं, कोई भूत था वो। नहीं नहीं, भूत नहीं, कोई बड़ा जानवर था। अरे नहीं, जब मैं 10 साल का था तब ऐसा एक बार हुआ था। उसके बाद ऐसा कभी नहीं सुनाई दिया। ये सब बातें सुनकर सुमन हैरान हो जाती है। काका, सुबह से वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने पूरा गांव ढूंढ लिया पर वह कहीं पर भी नहीं मिले। हे भगवान, इसका मतलब गोपाल को भी वह राक्षस उठा कर ले गया। यह सब क्या हो रहा है? इतना सुनते ही मानो सुमन के होश ही उड़ गए। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वह करे भी तो क्या करे। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वह घर की तरफ वापस आ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। ये मेरे साथ क्या हो गया? यही सब सोचते सोचते सुमन की आंखों में आंसू आ जाता है। इधर गांव वालों के अंदर डर बैठ गया था। सभी गांव वाले डरे हुए थे। मुखिया जी, ये सब गांव में क्या हो रहा है? पूरा गांव डरा हुआ है। हाँ, मुझे इसके बारे में पता चला। यह सब सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ। मुखिया जी, कुछ तो करना होगा। आज गोपाल के साथ हुआ है, कल को और किसी के साथ होगा। हम लोगों को उसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है कि वह क्या है। वह जो कुछ भी है बहुत ही खतरनाक है। हमें तो लगता है कि वह कोई भूत है। ठीक है, अभी आप लोग घर जाइए। सभी लोग कल पंचायत में मिलते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। तब तक आप लोग गांव से बाहर नहीं जाइएगा और सुमन के खाने पीने की सारी जिम्मेदारी अब पंचायत की होगी। सभी गांव वाले अपने घर की तरफ चल देते हैं। हे भगवान, मैं इनसे बोली थी कि गांव का माहौल ठीक नहीं है। आप शाम होने से पहले घर चले आइएगा, लेकिन इतनी देर हो गई अभी तक नहीं लौटे। अब मैं क्या करूं? अरे बाप रे, आज तो बहुत लेट हो गया और गांव में भी राक्षस का खौफ चल रहा है। हे भगवान, रक्षा करना। पूनम भी घर पर इंतजार कर रही होगी। हीरा जल्दी जल्दी घर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक एक बड़ी परछाई दिखाई देती है। हीरा घबरा जाता है और वह तेजी से भागने लगता है। इधर हीरा का इंतजार करते करते पूनम की कब आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। हे भगवान, रात को मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। ये क्या? ये अभी तक वापस नहीं आए। पूनम घर के बाहर देखती है पर हीरा कहीं भी दिखाई नहीं देता है। उसे चिंता होने लगती है। पूनम हीरा को ढूंढते ढूंढते मुखिया जी के घर पर पहुंचती है और मुखिया जी को सारी बात बता देती है।
मैंने तो मना किया था ना कि कोई भी रात को घर से बाहर नहीं निकलेगा। मालिक, घर में खाने को कुछ नहीं था, इसलिए वो कुछ काम करने गए थे और बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आए। जरूर ये काम उस राक्षस का ही होगा। मुखिया जी कुछ कीजिए, नहीं तो ऐसे ही पूरा गांव खाली हो जाएगा। ठीक है, आप लोग घर जाइए, मैं कुछ करता हूँ। मैं आज रात को अपने सभी आदमी को पहरे पर लगाता हूँ और पूनम के सारे खाने पीने की जिम्मेदारी पंचायत देखेगी। इधर सुमन का बुरा हाल था, उसके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। अब तो घर में कुछ खाने को भी नहीं बचा है। रात का समय हो गया है, बाहर जाना भी ठीक नहीं होगा। सुमन ये सब सोच ही रही थी कि वह अचानक से उठती है और घर से बाहर खेतों की तरफ चल देती है। सुमन जैसे ही गांव से बाहर पहुंचती है, उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। तुम्हारे पास 15 दिन का समय है। 15 दिन के बाद मुझे किसी भी कीमत पर पूरा गांव खाली चाहिए। आप चिंता मत कीजिए साहब, 15 दिन के अंदर पूरा गांव खाली करा दूंगा। मैंने गांव वालों के मन में डर बैठा रखा है, बस कुछ दिन और। बस एक बार यह पूरा गांव मुझे मिल जाए, उसके बाद यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ी कंपनी बनाऊंगा। मालिक, मेरा हिस्सा मिल जाएगा ना? जैसे ही गांव की पूरी जमीन मेरे नाम पर होती है, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है मालिक, अभी आप जाइए, नहीं तो कोई देख लिया तो सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। वहां से वह आदमी चला जाता है। मुखिया अपने आदमी से बोलता है, जाओ जाओ, अपने अपने काम पर लग जाओ और कोई भी घर से बाहर निकले तो उसे उठा लेना। सुमन ने सारी बातें सुन ली और उसे सारा मामला समझने में देर नहीं लगी। तो ये सारा किया धरा मुखिया का है। मुखिया तो बहुत बेईमान निकला। गांव वाले उस पर कितना भरोसा करते हैं, लेकिन वह तो गांव की जमीन बेचने के पीछे पड़ा है। सुमन चुपके से अपने घर पर आ जाती है। अगर मैं गांव में किसी से भी यह बात बताऊंगी तो गांव वाले मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। मुझे कुछ भी करके मुखिया को रोकना ही होगा। सुमन यह सब सोच ही रही थी कि उसके दिमाग में एक उपाय आता है। जैसा मेरे साथ हुआ है, ऐसा ही पूनम के साथ भी हुआ। वह मेरी बात जरूर समझेगी। अब मुझे सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। सुबह होते ही सुमन पूनम के घर जाती है। अरे सुमन बहन, तुम यहाँ कैसे? पूनम, तुम्हें कुछ बताना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सुमन पूनम को सारी बात अच्छे से बताती है। सच में दीदी, आपने यह सब देखा और सुना? हाँ पूनम, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मुखिया उस आदमी से बात कर रहा था। सारे गांव वाले मुखिया पर कितना भरोसा करते हैं, लेकिन वह तो गद्दार निकला। लेकिन दीदी, गांव वाले तो हम लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। अब क्या करें हम लोग? हम लोग यह बात अभी किसी को नहीं बताएंगे। जो कुछ भी करना होगा, हम दोनों को ही करना होगा, क्योंकि हम लोगों की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। सुमन अपना सारा प्लान पूनम को समझा देती है। अगले दिन सुबह पूनम मुखिया के छोटे बेटे कार्तिक को बहला फुसलाकर अपने घर लाती है और घर में छुपा देती है। ये कार्तिक कहाँ पर चला गया? अभी यहीं पर तो खेल रहा था। जब कार्तिक कहीं पर दिखाई नहीं देता
तो सावित्री मुखिया जी के पास आती है। ए जी, सुनते हो? कार्तिक घर में कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। अभी यही बाहर तो खेल रहा था। अरे तुम अच्छे से तो देखो, कहीं आसपास ही गया होगा खेलने के लिए। नहीं जी, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, पर वह कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे गांव में बात फैल जाती है कि मुखिया जी के बेटे को राक्षस उठाकर ले गया। पूनम मुखिया के घर पहुंचती है। मुखिया जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कार्तिक को खेतों की तरफ जाते हुए देखा था। पूनम की बातें सुनकर गांव वाले चौंक जाते हैं। यहाँ खेतों की तरफ? उधर तो कोई नहीं आता जाता है, क्योंकि उधर तो वो बड़ा परछाई वाला राक्षस आता है। कहीं कार्तिक को तो राक्षस उठाकर नहीं ले गया ना? हाँ, आप लोग सही बोल रहे हो, राक्षस ही लेकर गया होगा। मुखिया जी, मैंने बोला था ना कि कुछ कीजिए, हो गया ना अनर्थ। अब बाबू को वो राक्षस कहाँ पर ले गया होगा? तभी वहां पर सुमन आ जाती है। मुखिया जी, अभी अभी मैंने उस राक्षस को खेतों की तरफ देखा। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आई हूँ। गांव वालों को पक्का यकीन हो जाता है कि कार्तिक को राक्षस ही ले गया है। आप लोग शांत हो जाइए, राक्षस मेरे बेटे को नहीं ले जा सकता है। अल्लाह मुखिया जी, राक्षस को थोड़ी पता है कि वह गांव के मुखिया का बेटा है। मुखिया जी, कुछ कीजिए, अब क्या होगा? मुखिया मन ही मन सोचता है। अब मैं क्या करूं? मैं तो अपने ही जाल में फंस गया। अब गांव वालों को सच्चाई तो बतानी ही पड़ेगी। अब क्या होगा मुखिया जी? आपके बाद इस गांव को कौन संभालेगा? हे भगवान, इस गांव का क्या होगा? मेरे बेटे को कोई राक्षस नहीं ले गया है। लेकिन मुखिया जी, मैंने तो अपनी आंखों से देखा। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गांव में कोई राक्षस है ही नहीं। यह आप क्या बोल रहे हैं मुखिया जी? गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा है उस राक्षस को। नहीं, यह सब झूठ है। गांव में कोई राक्षस नहीं है। यह सब एक नाटक था। यह सब मेरे कहने पर हुआ है। नाटक? क्या बोल रहे हैं मुखिया जी? हम लोगों को कुछ समझ आए ऐसा बोलिए ना। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। शहर के एक बहुत बड़े व्यापारी यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी लगाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें पूरे गांव की जमीन चाहिए। इसी वजह से मैंने पूरे गांव में झूठी अफवाह फैला दी कि गांव में राक्षस आता है, ताकि गांव के सभी लोग डरकर अपनी जमीन बेचकर कहीं दूर चले जाएं। इसका मतलब गोपाल और रामू को तूने ही मरवाया है? नहीं नहीं, वो दोनों अभी जिंदा है। मैंने आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए अपने आदमी से बोलकर उनको छुपा दिया था। फिर मेरे ही आदमी ने गांव में झूठी अफवाह फैला दी। तो बताओ, वो दोनों लोग कहाँ हैं? मुखिया अपने आदमी से गोपाल और रामू को लाने के लिए बोलता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था, लेकिन लालच के चक्कर में मैंने अपने ही बेटे को खो दिया। तभी रामू और गोपाल वहां पर आ जाते हैं। दोनों को देखकर पूनम और सुमन खुश हो जाती है और सुमन बोलती है, मुखिया जी, आप चिंता ना कीजिए, कार्तिक सही सलामत है और वह मेरे पास है। क्या क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ, मैंने रात में मुखिया और उस व्यापारी की सारी बातें सुन ली थी।
अगर मैं आप लोगों को सच्चाई बताती तो मेरा कोई भी यकीन नहीं करता। इसलिए मैंने और पूनम ने मिलकर यह नाटक किया। पूनम भी कार्तिक को लेकर आ जाती है। कार्तिक को देखकर सावित्री खुश हो जाती है। तुम दोनों ने बहादुरी दिखाई और इस गांव को बचा लिया। बेटी, तुम दोनों का यह एहसान यह गांव हमेशा याद रखेगा। तुम दोनों इस गांव की बहादुर बेटी हो। मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा और उस व्यापारी के सारे पैसे लौटा दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारे परिवार ने इस गांव को हमेशा संभाला है। हम लोगों के ऊपर तुम्हारे परिवार का बहुत बड़ा उपकार है, इसलिए हम लोग तुमको माफ कर रहे हैं। हाँ मुखिया जी, आप ही इस गांव के मुखिया रहेंगे। मुखिया उस व्यापारी के सारे पैसे लौटा देता है और गांव वाले फिर से हंसी खुशी जीवन जीने लगते हैं। अब पूरा गांव रात में चैन की नींद सोता है और दिन में सभी लोग खेतों पर भी जाने लगे। रतनपुर नामक गांव में राहुल नाम का आदमी रहता था। राहुल अपनी पत्नी ज्योति और बहन रिया के साथ रहता था। राहुल की माँ और पिता बचपन में ही गुजर गए थे। रिया और ज्योति की आपस में कभी बनती नहीं थी। रिया किसी न किसी बहाने से अपने भैया भाभी के बीच झगड़ा कराती रहती थी। ज्योति रसोई में बर्तन धो रही थी, तभी रिया अपने कमरे से आवाज देती है। भाभी, मेरे लिए खाना लेकर आइए। हाँ दीदी, अभी लेकर आती हूँ। ज्योति अपना काम छोड़कर रिया के लिए खाना लेकर जाती है। भाभी, मैंने कितनी बार बोला है ना, मुझे बैगन की सब्जी पसंद नहीं है, फिर भी आपने बैगन की सब्जी क्यों बना दिया? पर दीदी, कल रात आप तो बोल रही थी आपको बैगन की सब्जी खाने का मन कर रहा है, इसलिए मैंने बना दिया। मैंने अपनी दोस्त से बोला था, आपसे नहीं ना, फिर आपने क्यों बनाया? ज्योति शांत हो जाती है और कुछ नहीं बोलती है। आपने तो जानबूझकर बैगन बनाया है ताकि मैं खाना नहीं खा सकूं। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। मैं आपकी चालाकी सब समझती हूँ। भैया को आने दीजिए शाम को, फिर मैं बताती हूँ। दीदी, आपको क्या खाना है? आप बोलो, मैं भी बना देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम रहने दो, मैं कुछ खा लूंगी ना। तुम जाओ मेरे सामने से। ज्योति दुखी होकर रसोई में चली जाती है। और फिर से अपना काम करने लगती है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं कि आज दीदी को नाराज नहीं होने दूंगी, पर वह कोई न कोई बात को लेकर मुझसे नाराज हो ही जाती है। अब मैं क्या करूं? शाम को वह जब घर आएंगे तब वह मेरे पर ही गुस्सा करेंगे। इतना सोचते सोचते ज्योति की आंखों में आंसू आ जाता है। ज्योति रसोई का सारा काम खत्म कर लेती है और अपने कमरे में चली जाती है और कपड़े सिलाई करने लगती है। घर का सारा काम खत्म करने के बाद ज्योति को जो थोड़ा बहुत समय मिलता था, उसमें वह गांव के लोगों का कपड़ा सिलाई करती थी और घर चलाने में राहुल की मदद करती थी। और जब शाम को राहुल के आने का समय होता है, रिया दुखी में सोफे पर जाकर बैठ जाती है और ज्योति अपना रात के खाने की तैयारी करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब राहुल काम से वापस आता है, तो वह रिया को दुखी देखकर पूछता है, क्या हुआ रिया, तुम इतना दुखी क्यों हो? सब ठीक है ना? भैया,
आज सुबह से भाभी ने खाने को मुझे कुछ नहीं दिया है। राहुल गुस्से में रसोई घर में जाता है। आज तुमने रिया को खाना क्यों नहीं दिया? मैं खाना लेकर गई थी पर दीदी को बैगन पसंद नहीं था, तो मैं बोली ठीक है आप जो बोलो मैं बना देती हूँ। तो वह बोली मैं कुछ और खा लूंगी, तुम रहने दो। तब तक रिया भी वहाँ पर आ जाती है। नहीं नहीं भैया, भाभी झूठ बोल रही हैं। आपको पता है ना बैगन की सब्जी मुझे कितना पसंद है, फिर भी भाभी ने मुझे खाने को नहीं दिया। तुम तो जानती हो ना मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। अगर अगली बार मेरी बहन को तुम्हारी वजह से कोई भी समस्या हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। राहुल गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है और रिया भी रूम में चली जाती है। ज्योति अकेले ही दुखी मन से खाना बनाकर सभी लोगों को खाना देती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है। एक दिन सुबह राहुल काम पर जाने लगता है, तब ज्योति से बोलता है, मैं काम पर जा रहा हूँ और हाँ, करवा चौथ आने वाला है। मैंने माँ के सारे गहने निकाल कर रख दिए हैं। सभी को अच्छे से देख लेना और करवा चौथ के दिन तुम्हें यही गहने पहनने हैं। इतना बोलकर राहुल काम पर चला जाता है। और रिया यह सब बातें सुन लेती है। अरे यह तो वही माँ की गहने हैं। इन गहनों पर मेरी नजर तो बहुत दिनों से थी। यह अच्छा मौका है, सारे गहने मैं गायब कर दूंगी और नाम भाभी का आएगा। एक तीर से दो निशाना, मेरा गहना पाने का सपना भी पूरा हो जाएगा और भाभी भैया की नजर में चोर बन जाएंगी। ज्योति जैसे ही कमरे से बाहर जाती है, रिया सारे गहने को चुरा लेती है। अरे सुनती हो, कहाँ हो? मैं काम पर जा रहा हूँ, मुझे वो गहने दे दो। मैं उसे धुलाई करा दूंगा तो वह और सुंदर दिखेगा। इतना बोलकर राहुल बाहर चला जाता है। ज्योति बैग खोलकर देखती है तो गहने उसमें से गायब थे। वह पूरे कमरे में ढूंढ लेती है पर उसको कहीं भी गहने नहीं दिखाई देते। तभी राहुल आता है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अजी सुनते हो, गहने नहीं मिल रहे हैं। क्या? मैंने तो अभी कल तुमको दिया था संभालने के लिए। एक भी काम तुमसे ढंग से नहीं होता। मैंने तो इसी बैग में संभाल कर रख दिया था, पता नहीं कहाँ चले गए। ज्योति और राहुल दोनों मिलकर गहने ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पर रिया आ जाती है। क्या हुआ भैया, आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? तुम्हारी भाभी को मैंने माँ के गहने दिए थे करवा चौथ के दिन पहनने के लिए, लेकिन मैडम ने पता नहीं कहाँ खो दिया। एक भी सामान इनसे ठीक से नहीं रखा जाता। मैंने तो इसी बैग में संभाल कर रख दिया था, पता नहीं कहाँ चले गए। तो बैग के अंदर से कहाँ चला गया? मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, आखिर गहने गए कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं भाभी, आप गहने ढूंढने का बस नाटक कर रही हो और गहने खुद ही छुपा कर रखी हो। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे भैया,
जिसको कभी गहने देखने का नसीब नहीं हुआ है, उसको आप इतने सारे गहने दे देंगे तो उसके मन में तो लालच आएगा ही ना। दीदी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? जो सच है वही बता रही, इसमें सोचना क्या। कल शाम को मैंने आपको फोन से बात करते हुए सुना था। प्रिया, इतने सुंदर गहने मैंने पहली बार देखा है। उन गहनों पर से तो मेरी नजर ही नहीं हट रही। हाँ, कल भाई का फोन आया था, उसको बिजनेस करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी बहुत सारा काम है, बाद में कॉल करती हूँ। हाँ, मैंने प्रिया से बात किया था, पर जैसा आप बोल रही हो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सच्चाई मालूम होने पर सभी यही कहते हैं, मुझे सब पता है। तुम ऐसा करोगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पैसे ही चाहिए थे तुम्हें तो एक बार बोल तो देना चाहिए था। लेकिन सच में मैंने चोरी नहीं की है, मेरा विश्वास करो। मुझे नहीं पता गहने कहाँ चले गए। भाभी, अब बस भी करो। आपकी सारी सच्चाई सामने आ गई। अब नाटक करना बंद करो। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस करवा चौथ पर तुमको वही गहने पहनने हैं, नहीं तो तुम करवा चौथ का व्रत नहीं रहोगी। इतना बोलकर राहुल गुस्से में बाहर चला जाता है। और रिया भी अपने कमरे में चली जाती है और ज्योति रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो गहने बैग में संभाल कर रखा था, यहाँ से कहाँ चले गए? मेरी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब मैं गहने कहाँ से लाऊं? एक दिन ज्योति सुबह का खाना बनाकर जैसे ही रसोई से बाहर जाती है, रिया रसोई में जाती है और खाने में बहुत ज्यादा नमक डाल देती है और ज्योति के आने से पहले रसोई से चली जाती है। उसके बाद ज्योति राहुल को खाना लेकर जाती है। राहुल जैसे ही खाना खाता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कैसा खाना बनाया है तुमने? ऐसा खाना कौन बनाता है? क्या हुआ? मैंने तो रोज की तरह ही बनाया है, जैसा रोज बनाती हूँ। अच्छा, पहले खाना तो टेस्ट करो, फिर तुम्हें समझ में आएगा। ज्योति रसोई में जाती है और खाने को टेस्ट करती है। ज्योति तुरंत राहुल के पास जाती है। यह कैसे हो गया? मैंने तो इतना नमक नहीं डाला था। मैं तो रोज जितना नमक डालती हूँ उतना ही डाली थी। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि यह सब कैसे हो गया। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें कुछ पता नहीं रहता कि तुम क्या करती हो? तुमसे एक भी काम ठीक से नहीं होता है। राहुल बिना खाए पिए और बिना टिफिन लिए काम पर चला जाता है। ज्योति को कुछ समझ नहीं आता कि वह करे भी तो क्या करे। वह एकदम दुखी हो जाती है। ज्योति रसोई में जाती है और फिर से पूरा खाना बनाती है और सभी को देती है। तभी बाहर एक साधु बाबा आते हैं। इस घर में कोई है? साधु बाबा की आवाज सुनकर ज्योति घर से बाहर आती है। क्या हुआ बाबा महाराज? बेटा, कुछ खाने को दे दो। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ, बहुत जोर की भूख लगी है।
रुकिए बाबा, अभी लेकर आती हूँ। ज्योति रसोई में खाना लेकर जाती है, तभी वहाँ पर रिया आ जाती है। हम लोगों ने होटल खोल रखा है क्या? जो कोई भी आ जाएगा खाना मांगने, खाना देने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर रिया वहाँ से चली जाती है और फिर ज्योति खाना लेकर जाती है और साधु बाबा को खाना दे देती है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी, भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। खाना लेकर साधु बाबा चले जाते हैं। जब ज्योति अंदर जाती है तब रिया, मैंने मना किया था ना, फिर भी आपने उसको खाना दे दिया। दीदी, साधु बाबा 2 दिन से कुछ भी नहीं खाए थे, वह बहुत भूखे थे। यदि हम लोग ऐसे ही बांटते रहे ना, तो हम लोगों को भी इसी तरह एक दिन मांगना पड़ जाएगा। ज्योति शांत हो जाती है और कुछ नहीं बोलती है और ज्योति अपने कमरे में चली जाती है और सिलाई करने लगती है। रिया रसोई में जाती है और अपने लिए खाना बनाने लगती है, तभी गैस लीक होने लगता है और रसोई में आग लग जाती है। रिया घबराकर बेहोश हो जाती है और आवाज सुनकर ज्योति भाग कर जाती है। वह तुरंत गैस बंद करती है और रिया को बुलाती है, पर रिया कोई जवाब नहीं देती। ज्योति राहुल को फोन करती है, उसके बाद डॉक्टर को बुलाती है। थोड़े समय बाद डॉक्टर आते हैं और रिया को दवा देते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, अब यह खतरे से बाहर है। दवा देकर डॉक्टर चले जाते हैं। तभी राहुल भी आ जाता है और रिया भी ठीक हो जाती है। रिया, अब तुम ठीक हो ना? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत परेशान किया है। आपको क्या क्या नहीं बोला, फिर भी आपने मेरी जान बचाई। दीदी, यह सब आप क्या बोल रही हो? ऐसी बात नहीं है। भाभी, मैंने जो किया है ना, वह माफ़ी के लायक भी नहीं है। आपको जो भैया ने गहने दिए थे वो मैंने चुराए हैं और मैंने आपका नाम लगा दिया, और उस दिन सब्जी में भी नमक मैंने डाला था। मुझे माफ़ कर दीजिए। रिया, यह सब तुमने किया और मैंने ज्योति पर इतना गुस्सा किया, ये तुमने बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारी हर जिद पूरी की, लेकिन तुमने अपनी भाभी के साथ ऐसा व्यवहार किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दीजिए भैया। दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। दीदी, आपने यह ठीक नहीं किया, लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं आपको माफ़ करती हूँ। मैं इसी शर्त पर माफ़ करूँगा कि यह ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेगी। हाँ भैया, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। रिया सारे गहने लौटा देती है और अब रिया हर काम में अपने भाभी की मदद करने लगती है। जब ज्योति खाना बनाती तो रिया भी मदद करती और कपड़े सिलती तो रिया उसमें भी मदद करती। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।